जैसे आप सब जानते हैं, कुछ महीने पहले हमने देखा कि अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा उत्सव मनाया गया। लाखों लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ के अपना योगदान दिया और करोड़ों लोगों ने उसको टीवी पे लाइव देखा। आपको लगता होगा कि मैं ये बात आज क्यों कर रहा हूँ। तो जैसे पिछले कुछ दिनों से, और वैसे तो कुछ सालों से ये चल रहा है, पर पिछले कुछ दिनों से ये चर्चा का विषय बना है पूरे देश में कि ये सरकार जो है वो किसी भी परीक्षा को अच्छे से करने में सक्षम नहीं है। तो इसी प्रश्न को मैंने काउंटर करते हुए कहा कि ये सरकार किसी भी इवेंट को अच्छे से करने के लिए सक्षम है। उसका उदाहरण देते हुए मैंने कहा कि राम मंदिर उन्होंने इलेक्शन से पहले वो काम खत्म करना था और अच्छे से उन्होंने करके दिखाया। तो फिर यहाँ सवाल बनता है कि जब परीक्षा की बारी आती है, जब परीक्षा के रिजल्ट की बारी आती है, इसी इवेंट के दौरान ये सरकार फेल क्यों होती है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये छूट लेना चाहता हूँ। जैसे कि सोसाइटी ने पहले से ये छूट दे दी है कि सरकार का मतलब पहले होता था कि 200, 250 या 300 लोगों का एक जमावड़ा जो सत्ता में बैठे हैं, पर पिछले कुछ 5-10 सालों से ये हो चुका है कि सरकार का मतलब एक व्यक्ति। और अभी तो उस व्यक्ति ने यहाँ तक भी अपने इंटरव्यू में कह दिया कि जैसे उसने भगवान ने उसको किसी काम के लिए भेजा है। मतलब वो अभी सरकार से भी ऊपर उठ के कोई और जिम्मेदारी जैसे उठा रहे हैं। ठीक है, हम उनको सरकार कहते हैं, और मैं यहाँ पे जब भी सरकार की बात करता हूँ, सरकार शब्द का प्रयोग करता हूँ, तो मैं उसी व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, नहीं कि उनके आजू बाजू 20, 25 या 50, 500 लोगों की, उस एक व्यक्ति की ही बात है आज। तो ये सरकार बार बार परीक्षा लेने में फेल क्यों होती है। तो उसका उत्तर भी बहुत आसान है कि ये सरकार बहुत सारे कार्यक्रम करने में उत्तीर्ण होती है और परीक्षा जैसे कार्यक्रमों में वो फेल हो जाती है, क्योंकि सरकार की प्रायोरिटी अलग है। ये सरकार अभ्यास या पढ़ाई या एजुकेशन के मामले में कभी भी अपनी प्रायोरिटी नहीं समझती। ऐसा क्यों? उसका भी एक सरल रीजन है कि जो व्यक्ति पढ़ा नहीं है उसके ऊपर गर्व करे, बढ़ चढ़ के पूरे देश को बताए कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, गर्व से, तो उस व्यक्ति को कभी भी हम कैसे मान ले कि वो एजुकेशन को प्रायोरिटी में रखेगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इस असफलता का जो केंद्र स्थान है वो इस सरकार की मनसा की, जो समझता है कि मेरा नहीं पढ़ना एक गर्व की बात है, और इसी से जन्म लेता है कि एजुकेशन को प्रायोरिटी में न रखा जाए, और इसी से जन्म लेता है कि इस तरह की एग्ज़ाम की या उसके कार्यक्रम में धांधली हो और उसको सहजता से लिया जाए। अच्छा, जाते जाते मैं कुछ अच्छी बातें भी करके जाऊं। आपको लगेगा ये सिर्फ नेगेटिव बात करने के लिए आते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ अच्छी बातें भी हमने ऑब्जर्व की है। जैसे कि हमने देखा है कि बहुत सारे लोग चुनाव के वक्त धर्म को केंद्र में रख के पक्ष को या अपने कैंडिडेट को चुनते हैं, पर यही लोग जब अपने बच्चों का भविष्य चुनते हैं तो वो विज्ञान की कुछ शाखाएं जैसे इंजीनियरिंग है या डॉक्टरी है उसकी तरफ रुझान रखते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और ये मैं समझता हूँ कॉमन सेंस है और अच्छी बात है। शायद ये लोग धर्म की तरफ इतना रुझान रखते और अपने बच्चों को हाथ में घंटी पकड़ा देते तो शायद ये बहुत मुश्किल बात हो जाती। पर मैंने फिर से बताया वैसे कि कुछ अच्छी बातें भी हमने ऑब्जर्व की है। जैसे और एक उदाहरण भी देता हूँ, जैसे विदेश में रहते अपने भारतीय कुछ लोग जो
स्ट्रगल करके सेटल हो रहे या स्ट्रगल करके सेटल हो चुके हैं और वहाँ से फिर वो संदेशा भेजते हैं कि अभी भारत विश्व गुरु बन गया है, भारत अभी सबसे अच्छी भूमि बन गई है। पर पॉजिटिव उसमें ये भी है कि वो अपनों बच्चों को या पूरी फैमिली को लेके वो यहाँ नहीं आ जाते, उधर ही है। उतनी कॉमन सेंस उनको है, उनको ये पता है कि भारत विश्व गुरु बन चुका है, भारत देश सबसे अच्छा बन चुका है, पर फिर भी वो विदेश में रहते हैं और विदेश में ही रहेंगे। तो इतनी कॉमन सेंस वो रखते हैं, ये अच्छी बात है। तो जाते जाते कुछ दो पंक्ति मैं सुनाता जाऊं कि वो कहे पागल हमें कि जो अभी बेखुद है, कि वो कहे पागल हमें कि जो अभी बेखुद है, कि नींबू चटाऊं या पानी चढ़ाऊं, कि नींबू चटाऊं या पानी चढ़ाऊं, कैसे भी उनको होश में लाऊं, कामयाब रहूं या ना रहूं, कामयाब रहूं या ना रहूं, पर कोशिश में ये हर पल रहूं, कि कोशिश में ये हर पल रहूं, कि कैसे भी उनको होश में लाऊं। जय हिंद।